बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम से गुफ्तगू की और गुफ्तगू थ्रू टेलीफोन हुई। उनका सेशन हुआ, सवाल जवाब का सेशन था, जिसमें आवाम ने मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भी कॉल्स की और जो अवामी नुक्ते नज़र से सुलगते हुए मसाइल थे वो सवालात की सूरत में पूछे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सियाक़ व सबाक़ के साथ इनके मुफस्सिल जवाबात दिए और हर मौजू जो इस वक्त हमारी कौमी बयानिए में सामने आ रहा है उससे मुतल्लिक सवाल थे, चाहे वो महंगाई हो, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो, रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट और इसकी अमलदारी के हवाले से, फॉरेन फंडिंग केस हो, ब्रॉडशीट से मुतल्लिक इंक्वायरी के मामलात हों, फिर हुकूमत की नौजवानों को रोज़गार देने के हवाले से स्कीम में पेशरफ्त हो, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की पेशरफ्त के हवाले से सवालात पूछे गए, इदारा जाती बहाली, इस्लामोफोबिया और LOC पर भारतीय जारियत, आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात, यानी कि जो जितने भी सवालात थे वो हर जाविये से सवाल किए गए। PCB, PIA, स्टील मिल, तमाम, क्योंकि ये 90-100 मिनट का सेशन था और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जैसे मैंने कहा, कि एक बैकग्राउंड के साथ जवाबात दिए। हम जो एक एक्सरसाइज की गई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से आवाम से इंटरेक्शन, इस पे गुफ्तगू करेंगे। जाहिर सी बात है, जो वोटर्स हैं, एक जमहूरी हुकूमत है और वोट से आई है तो एक अच्छा कनेक्ट पैदा होता है और अवाम जब आपसे मुखातिब और आपका वजीर आजम उनके जवाब दे रहे हो। गिलगित बल्तिस्तान से भी यह सवाल आया और गिलगित बल्तिस्तान CPEC प्रोजेक्ट, वहाँ की डेवलपमेंट्स, यानी कि बहुत से सवाल थे। इस हवाले से जरा गुफ्तगू करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिए उनसे अवाम की तसल्ली और तशफ़ी, फिर कब्ज़ा माफिया, उससे मुतल्लिक़ इस्लामाबाद में से सवाल आया और ये जो एक राब्ते का तरीक़ाकार है, इससे जमहूरी हुकूमत को फीडबैक और जो अवामी राय है, अवामी पल्स है, वो जब मिलती है तो अपनी पॉलिसियों को ज़्यादा बेहतर तौर पर डायरेक्ट करने और अवाम तक रीच आउट करने के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस हवाले से हमारा तवील दौरानिया का आज ये शो है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में यानी 10 से 11 में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात रऊफ़ हसन साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब की फॉर मेकिंग टू आवर स्टूडियोज़। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आज TV पे अपना शो करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब। मुजीबुर रहमान शामी साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। रऊफ़ हसन साहब, जैसे मैंने कहा, ये जो तरीक़ाकार है सर, ऑनलाइन आके गुफ्तगू करना और सवालों के जवाब देना, और मेरे ख्याल में हर तरह के सवालात हैं और अच्छे तरीके से आवाम ने भी सवाल किए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जवाब दिए। इससे आप समझते हैं कि अच्छा टू वे कम्युनिकेशन से हुकूमत की प्रोग्रेस के बारे में लोगों को पता चलता है और हुकूमत को पता चलता है कि आवाम के इस वक्त सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत को आवाम के मसाइल जो हैं उसका पता चलता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़ीडबैक आती रहती है, लेकिन जो डायरेक्ट लोगों से आती है, वो लोग जो कि इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में घिरे हुए हैं और जिसका आज उन्होंने बरमला इजहार भी किया प्राइम मिनिस्टर साहब से अपनी गुफ्तगू के दौरान, आई थिंक कि वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है और हुकूमत के लिए अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए, हुकूमत के लिए आगे बढ़ने के लिए ये जो फ़ीडबैक है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर सकता है। डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन होती है वो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिसको पता हो कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, और उसके साथ साथ उसको इस चीज़ का भी एहसास हो कि मैंने इससे बेहतर काम करना है, मैंने आवाम की इनपुट की बेसिस के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ को अमेंड करना है, ऑल्टर करना है, रिफॉर्मुलेट करना है। और हम जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ काम करते हैं तो इस चीज़ का हमें शिद्दत से एहसास होता है कि इनमें ये तमाम जो खूबियाँ हैं वो मौजूद हैं, इसीलिए वो किसी भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से घबराते नहीं है। और मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये रेगुलरली होना चाहिए, इसको जारी रहना चाहिए, बिल्कुल जारी रहना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन तो प्राइम मिनिस्टर साहब को यही होगी कि ये पीरियडिकली, वो उनके लिए चूँकि बहुत मतलब ज़ाती तौर के ऊपर वो हुकूमत के मुख्तलिफ एसेट्स को वो लुक करते हैं और उनमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो अब वो उनकी कन्वीनियंस है कि वो हफ्ते में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, महीने में एक दफ़ा कर सकते हैं, बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड आई होप कि ये आगे जारी रहे, कंटिन्यू रहे। शौकत पराचा साहब, आपकी क्या राय? क्योंकि मैं देख रहा था PTV ने, ज़ाहिर बात है, इसको तमाम अरेंजमेंट्स किए थे, तमाम चैनल्स ने इसको कैरी किया और प्राइम टाइम में ये चीज़ चली। हाउ डू यू सी इट एज अ मीडिया पर्सन? क्योंकि आप लोग इंटरव्यूज़ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यूज़ भी देते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट इंटरेक्शन है,
विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और जैसे मैंने कहा, गिलगित बल्तिस्तान, साहिवाल, किला दीदार सिंह, उकाड़ा, टोरंटो, लंदन, वहाँ से कॉल्स आ रही थी। ये होना चाहिए फीचर। और जो इश्यूज सामने उठाए गए वो आपकी सवाल से क्या रहा है? बात ये है कि जो प्राइवेट चैनल ने कट किया, सिंस इमरान खान इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो प्राइम मिनिस्टर की हर बात वेरी इंपॉर्टेंट होती है। वो बाद में उसका नेगेटिव आउटफॉल है या पॉजिटिव आउटफॉल है, तो चैनल्स को तो कट करना है। चैनल्स कोई भी न्यूज़नेस जो है ना, और स्पेशली इट्स कमिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, तो वो उसको मिस नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि मैंने इसी सवाल पूछा था कि जैसे एक चैनल अगर इंटरव्यू करे तो दूसरा चैनल यूजुअली कट नहीं करता प्राइम टाइम। अभी करते हैं, अभी हम टिकर चला रहे होते हैं, हम एट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं, लिहाजा चैनल्स के अंदर इतनी टॉलरेंस है एक दूसरे के लिए, मतलब आप ऐसे ना करें। सही है। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फीडबैक का दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स। अदरवाइज तो सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, और हुकूमत जैसे कहती है कि मीडिया फ्री है, तो मीडिया में हर चीज़ आती है। तीसरी बात यह है कि माशाल्लाह बहुत सारे वज़ीर आज़म के एड्स हैं, मिनिस्ट्री है, पूरी इंफॉर्मेशन जो प्राइम मिनिस्टर को फीडबैक देती है। स्पेशली जो बात है कि जो इश्यूज आए, या तो कोई ऐसी नई बात आती जो कभी नहीं पूछी गई, कभी प्राइम मिनिस्टर के इल्म में नहीं आई, ब्रॉड शीट से लेके PIA के और महंगाई तक जो बातें की, रोज़ाना पाकिस्तान में यही बातें होती हैं पाकिस्तान में। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बहुत सारे मुल्क के लोगों की ख्वाहिश होती है, चाहे वो उनको वोट दें ना दें, तो एक प्राइम मिनिस्टर की पर्सन है, एक ऑफिस है, तो लोगों की वो एक्साइटमेंट मेरे नज़दीक इस पूरी एक्टिविटी की ये एक आउटकम है। अदरवाइज इश्यूज का पता है प्राइम मिनिस्टर को। दूसरी जो इम्पोर्टेंट मैं बात, शामी साहब से एक चीज, सिर्फ एक, जो प्राइम मिनिस्टर की सब्सटेंस थी बातों में, अब मेरे लिए नथिंग वाज न्यू। कोई एक बात भी नहीं थी जो मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट या एज अ पर्सन जो लोगों को मैं बताऊं जाकर के आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने महंगाई पे वही बातें की, ब्रॉडशीट पे वही बातें की, वही अपोजिशन को वही रगड़ा लगाया। 2.5 साल ये तो बताते रहे कि पिछलों ने क्या किया, 2.5 साल में आपने क्या किया, मेरे लिए वो मिसिंग था। चलिए, इसका मैं जरूर रऊफ साहब के सामने मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर जवाब भी ले लें। मुजीबर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मुजीबर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए इत्तलात, और शौकत पराचा साहब हैं। आपको सलाम भी कह रहे हैं, हम सब की जानिब से सलाम दीजिएगा। सलाम अर्ज़ कर दीजिए उनको, माशाल्लाह जी, बराह रास्त सुन लिया जिन्हें। वालेकुम अस्सलाम ऑन हिज बिहाफ। शामी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो आज Q&A सेशन था और पब्लिक की कॉल्स आई, मुख्तलिफ इशूज सामने आए, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? पराचा साहब की ये राय है कि ये कोई नई बात नहीं थी और एक्साइटमेंट लोगों में थी, उन्होंने सवालात किए। रऊफ हसन साहब का कहना था कि ये एक अच्छा एक तरीक़ाकार है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाता है। आप तो हमारे उस्तादों की हैसियत रखते हैं, कम्युनिकेशन में बहुत से तरीक़ेकार होते हैं, ये भी उसमें एक अच्छा तरीक़ाकार, इसको कंटिन्यू होना चाहिए। योर टेक सर, शामी साहब। देखें, इससे कतई नजर के वज़ीर आज़म ने किस सवाल का क्या जवाब दिया और कौन सा सवाल नया था और कौन सा पुराना, और वज़ीर आज़म ने क्या पुरानी बात कही और क्या नहीं कही, बुनियादी बात यह है कि ये जो असलूब है ये लोगों को एक पसंद आता है। ये नफ्सियाती तौर पर लोग इससे बड़ा मुतमईन होते हैं और वो समझते हैं कि वज़ीर आज़म से उनकी बराह रास्त बातचीत हो रही है। देखें, एक जमाने में खास को आप आधी मुलाकात कहते थे जी, तो अब तो मामला बहुत, जब आप बराह रास्त बात कर रहे हैं तो एक किस्म की पूरी मुलाकात कर रहे हैं। तो इसलिए जब तो वज़ीर आज़म को इसका यकीनन फायदा होगा और लोग चाहते हैं कि वो अपने जो हुक्मरान हैं और अपने जो कायद हैं उनसे बराह रास्त बात करें, सवाल करें, उनसे जवाब हासिल करें। और जो एक सवाल एक शख्स करता है वो सिर्फ एक शख्स का सवाल नहीं होता, वो कई अशखास के दिल में वो सवाल मौजूद होता है और जब उसका जवाब आता है तो वो सारे लोग जो हैं उससे इस्तेफादा करते हैं। तो मेरा ख्याल ये वज़ीर आज़म की जो काविश है एक अच्छी काविश है, इसे जारी रहना चाहिए। इससे यकीनन अवाम के और हुकूमत के दरमियान जो है वो एतमाद में इजाफा होगा और लोगों की नफ्सियाती तस्कीन भी होगी।
शामी साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से महंगाई के हवाले से सवालात हुए, पेट्रोलियम मसनूआत चूंकि आज 1 फरवरी है और आज से उनमें इजाफा भी कर दिया गया है, उससे मुतलिक सवाल हुए, इदारा जाती PIA स्टील मिल से मुतलिक क्वेश्चन हुए। उनका कहना था कि इसका एक बैकग्राउंड है, रुपए की कदर के हवाले से उन्होंने बात की, जिसकी वजह से हमें महंगाई बढ़ जाती है, बिजली के मंसूबे ऐसे कर दिए गए हैं, नौजवानों के रोजगार के हवाले से उनका कहना था कि इसमें वक्त लगता है और लोग जो है इस हवाले से सब्र करें और उनको टर्न अराउंड मिलेगा। उन्होंने रियासत मदीना के हवाले से भी कहा कि ये स्विच ऑन ऑफ नहीं हो सकता। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कि एक वक्त जो है वो दरकार होता है जब इस तरह की रिफॉर्म्स करनी हो और ये महंगाई का जो अफरीत है इसको काबू पाने के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया वो ठीक इख्तियार किया गया है? देखें, वज़ीर आज़म जो कुछ कह रहे हैं उसकी किस हद तक तायीद की जा सकती है और किस हद तक नहीं की जा सकती जी, ये एक डिबेटेबल मामला है। वज़ीर आज़म का अपना एक बयानिया है और उनके मुखालफिन का अपना एक बयानिया है। उनके मुखालफिन को उनकी कोई बात अच्छी नजर नहीं आती और वज़ीर आज़म को जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसकी कोई अदा नहीं भाती। और बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में जो अपोजिशन के और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात हैं वो हमारी तारीख की बदतरीन सतह पर हैं। यानी दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ बैठने का रवादार नहीं है। तो ये कोई पार्लिमानी जमहूरियत जो है उसके लिए ये एक अच्छा शुगुन नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के ताउन से चलती है और हमारे यहाँ इस वक्त इस हवाले से सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। उसकी आप उस पर इत्मीनान का इज़हार नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह। तो वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ मसाइल के बारे में अपना एक बयानिया है जी, और उनके पास उनके अपनी कारकर्दगी के हवाले से भी, महंगाई के हवाले से भी उनके पास उनके अपने दलाइल हैं, उसका वो इज़हार भी करते रहते हैं। तो जाहिर है आज भी उन्होंने ज्यादातर उसको रिपीट किया, यानी कोई नई बात उन्होंने इस तरह नहीं कही। लेकिन नई बात की क्या तवक्को भी रखी नहीं जा सकती? अगर सवाल पुराने होंगे तो बातें भी पुरानी होंगी। तो वजीर आजम को इस बात की दाद जरूर देनी चाहिए कि वो कैमरा शाही नहीं है। वो लोगों के सामने आते हैं, उनसे बात करते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है। और जमहूरियत जो है तो उसके अंदर ये भी उसका एक बुनियादी अंतर है कि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, अपने दलाइल से उनको आगाह करें। तो जाहिर है कि जो उनके हामी हैं वो इससे मुसल्लह होते हैं, उनके पास दलाइल सामने आते हैं, उनके अंदर एक तवानाई पैदा होती है। और जो मुखालिफ हैं जाहिर है वो तनकीद करते रहेंगे और उससे इत्तफाक नहीं करेंगे। लेकिन इससे एक सियासी अमल जो है वो आगे बढ़ता है और एक मेरा ख्याल शराकतदारी का एहसास जो है वो ज्यादा मतलब गालिब आता है। ठीक, मेरे साथ शामी साहब रहेगा। रऊफ साहब का मैं चाहूंगा कि आपकी मौजूदगी में जवाब भी हमने। रऊफ साहब, शामी साहब की भी बात आपने सुनी, पराचा साहब ने कहा कि कोई नई बात सामने नहीं थी, तो शामी साहब का ये अच्छा था कि जब सवाल पुराने हैं तो जवाब भी वैसे ही जवाब दे दिया उसका। आप क्या कहेंगे? सवाल पुराने हैं तो जवाब भी पुराना ही होगा। मेरा ख्याल बहुत मुनासिब जवाब है। इसके अलावा शामी साहब ने चंद बड़ी बुनियादी बातें की हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में। मसाइल हैं डेफिनेटली, और मेरा ख्याल है कि वो वाहिद वज़ीर आज़म है जो कि उसका बरमला इजहार करते हैं कि हाँ मसाइल हैं, हाँ मुझे एहसास है कि इस वक्त महंगाई है, उसकी वजूहात बयान करते हैं। एक लीडर के लिए बहुत सारी और चीज़ों के साथ साथ मेरा ख्याल है जिसका इजहार शामी साहब ने भी किया है वो ये है कि उसने अपने आवाम का कॉन्फिडेंस विन करना होता है जी। और ये एक जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि आज उन्होंने शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि ये जारी रहेगा। इससे उसमें उनको ना सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि उनका जो एक स्पेक्ट्रम है वो और वसी होगा। आवाम बात करते हैं, उन्होंने रिपीट किए, वो बहुत सारे सवालात रिपीट किए क्योंकि वो सवालात जो हैं उनकी जो रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसमें उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। तो उन्होंने उसका बरमला इजहार किया। प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा कि जी आप कैसे करेंगे ये मसला हल? ये मसला है हमारा, कब्ज़ा माफिया के बारे में लोगों ने बात की, महंगाई के बारे में बात की, जैसे कि आपने अपने इब्तदाइया में बड़ी डिटेल के साथ उन तमाम चीज़ों की निशानदेही की है। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कुछ तब्दीली जो है या रियासत मदीना को बनने में इट्स नॉट अ स्विच ऑन एंड ऑफ,
और फिर उन्होंने कहा उनके उस मतलब को भी गलत दिया गया जब उन्होंने कहा था कि 5 ईयर्स तवील मुद्दती हमें पॉलिसीज अपनानी चाहिए, हमारा टारगेट 5 ईयर्स नहीं होना चाहिए, लॉन्गर देन दैट होना चाहिए। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो मैं ख्याल में शौकत साहब जिस तरह इशारा कर रहे थे, वो शायद ये है कि 5 साल के अरसे में चूंकि निफ्स आपका टेन्योर जो है मुकम्मल हो गया, हमें उसके इब्तदाई नताइज आना शुरू हों। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहना है कि इट्स नॉट इट्स वेरी सिंपल, ये प्रोसेस है, बहुत जल्दी हम इस पर नहीं पहुंच सकते। देखिए, बड़ी एक बेसिक बात है और ये मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत हद तक जो है ये सच्चाई इस कॉन्टेक्स्ट में है कि एक जहन बन जाता है लोगों का, एक तर्ज हुकूमत जो होती है, जो कि इस मुल्क में चलती रही है पिछले 50-60 सालों से, आवाम उसको यूज़ टू हो जाती है। जब आप बात करते हैं, मैं भी लिखता हूँ, मेरी भी लोगों के साथ एक कांटेक्ट रहता है, उनसे मैं इनपुट लेता रहता हूँ कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कैसे वो देखते हैं, तो मुझे एहसास होता है इस चीज़ का कि उनको बदलना जो है एक बहुत मुश्किल काम है। उसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में माइंड सेट कहते हैं कि जी एक तरीके से आपकी सोच जो है उसका एक अंदाज़ होया होता है, आप उस अंदाज में ही सोचते हैं, मजबूर होते हैं, और आपको अगर एक और रास्ता दिखाने की कोशिश की जाए या दिखाया जाए तो ये समझना कि वो फौरी तौर के ऊपर अपना 20-25 साल से जो रास्ता वो ले रहे हैं उसको छोड़ के इस रास्ते के ऊपर आ जाएंगे, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इस मसले में बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि ये कोई स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करने का मसला नहीं है, बल्कि ये ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको समझाने का, उनका कॉन्फिडेंस विन करने में, और उसके समाराज जो हैं, पॉसिबल समाराज जो हैं, पॉसिबल फ़वाइद जो हैं, उनसे आगाह करने के बाद ही पॉसिबल होगा कि कुछ अरसे के बाद वो सोचें, सीरियसली सोचें, और शायद इस तर्ज़ सियासत को और ये जो पॉलिसीज़ हैं इस हुकूमत की, उनको वो अडॉप्ट करने में ज़्यादा लाइकली हों। बाकी रहा जो आपका बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है कि एक जो चीज़ है, हाँ, मीडिया हमारा बहुत पॉजिटिव किरदार अदा करता रहता है अवेयरनेस के सिलसिले में, लोगों को इन्फॉर्म करने के बारे में। उसके साथ साथ मैंने महसूस किया है कि बाज़ दफ़ा कुछ थोड़ा सा जो है कोई एक लेवल ऑफ डिस्टॉर्शन भी आ जाती है उसमें। मसलन ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि इस मुल्क में लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है उसका फुकदान रहा हुआ है, और मैं ये ज़ाती तौर के ऊपर इन्वॉल्व रहा हूँ इसमें कि लोग जो हुकूमतें हैं उन्होंने 5 साल से आगे नहीं सोचा। मसलन पिछली जो हुकूमत थी, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनका भी ये था कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या जो पावर जनरेशन है, ये उन्होंने वैसे प्रोजेक्ट लगाया कि जो 3 से 4 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे, ताकि अगली जो इलेक्शन आए उसमें इनके जो इन प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की बेसिस के ऊपर जो उनको फ़वाइद हासिल हों, उसकी बेसिस के ऊपर वो इलेक्शन जीत सकें। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी वो ये थी कि हुकूमत को चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से मुराद है कि अगर आप एक हाइडल प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उसकी कंप्लीशन का टाइम है 7 से 8 साल। अब हुकूमतें उसमें पिछले 50 साल से क्यों हाइडल प्रोजेक्ट नहीं लगे? उसमें डिक्टेटरशिप्स भी आए, उसमें हमारी सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज भी आई, नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? बिकॉज बेसिकली जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग का फुकदान था। तो प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे बात की ना, उन्होंने जमहूरियत को कहा कि गाली दी या कहा कि जी वो गलत है, या उन्होंने कुछ और कहा। सिर्फ उनका मतलब ये था कि लीडरशिप को चाहिए, जो भी लीडरशिप आए, इलेक्ट होके आए, उसको चाहिए कि वो अपने शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के ऊपर तो करे, लाजमी बात है, लोगों की जो इमीडिएट नीड्स होती हैं उनको आपने मीट करना ही करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है, जो मुल्क के लिए, जो रियासत के लिए फ़ायदेमंद है, उसके बारे में ज़रूर सोचे। तो ये मैं फील करता हूँ कि मीडिया को ज़रा थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए। साहब चूंकि ब्यूरो चीफ भी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें नहीं निकालनी चाहिए जी। मैं शामी साहब फिर आपका साथ हूं सर, एक आखिरी सवाल के साथ आपके पास जी। कोई चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होती जब ये कह दिया जाए दुनिया भर में 5 साल है टर्म, जो है दुनिया भर में, अमेरिका में 4 साल है, 4 साल है, चले और भी कम है, यानी हम दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, हमारा फ़लसफ़ा भी अलग है। कभी हम कहते हैं कि चाइनीज़ मॉडल बहुत अच्छा है, कभी हम कहते हैं कि टर्किश मॉडल बहुत अच्छा है, कभी हमें वो मलेशिया बड़ा अच्छा आ जाता है। लॉन्ग टर्म विजन इधर भी विजन 2025 वो 25 साल पहले बनी थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ मसला विजन या लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये जो 2 डैम बन रहे हैं ये भी लैंड एक्विजिशन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से शुरू हुई थी। मसला तो पैसों का होता है ना, पैसों का मसला होता है सारा। जो मैं बात पहले कर रहा था, ज़ाहिर है रऊफ़ हसन साहब आप माशाल्लाह हमने खुसूसी हैं, एक क्रिटिकल बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे करना पड़ती है। मसलन महंगाई के हवाले से आज जो मैं कह रहा था ना वही बातें थी। चलें बाकियों की वजह से डॉलर ऊपर गया, सब की वजह से चीनी कैसे महंगी हुई, आपने तो दर्जनों रिपोर्टें लिखवाई बैठ के, उसके पता नहीं फलाना फलाना ऑडिट हुआ, किधर गया वो, किसी को सजा मिली? यानी आपका जो टाइटल था ना तहकीकात करने का, वो यही था कि चीनी महंगी क्यों हुई। असद उमर साहब ने असेंबली में डिमांड किया था, हमारी जेबों से पैसे काटे गए, 55 रुपए से 110 आज भी मिल रही है। तो ये पुरानी बात है। 110 तो आज नहीं है,
चले 100 रुपए आप कह लें, वो भी नहीं है। अच्छा 95 रुपए कहने, वो भी नहीं है। देखिए प्राइस तो सही बता दें 80 रुपए नहीं है मेरे भाई, आप 80 रुपए नहीं है, ठीक है। देखें ना, ये यूनिफॉर्म जर्नलिस्टिक नहीं नहीं, देखें टू बी ऑन सीरियस, यूनिफॉर्म आप कहें ना कि एक रेट नहीं है चीनी का। लाहौर में अलग है, कराची में अलग है, इस्लामाबाद में शॉप टू शॉप अलग है। जो आपने इंपोर्ट की उसका रेट और है, जो हमारी अपनी मिल्स की है उसका रेट और है। इसलिए मैं जो कह रहा था ना कि 90 कर दें, 95 कर दें, 80 कर दें, आप 55 तो नहीं है। असद उमर साहब ने खुद रिमांड किया, एक कमीशन बना, दूसरा बना, फिर ऑडिट रिपोर्ट हुई, फॉरेंसिक रिपोर्ट हुई, क्या हुआ, क्या नीचे आया आटे की? आज फिर वजीर आजम साहब ने बात की, वजीर आजम साहब ने कहा कि जी गंदम की फसल कम हुई थी। मैं चैलेंज करता हूं, गंदम की फसल कम नहीं थी, बम्पर क्रॉप थी। आपके खुद अपने फेडरल मिनिस्टर ने खड़े होकर असेंबली में कहा कि 60 लाख जो है वो टन गंदम कहां गई, मुझे ऐसे सर पकड़ के। अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो मैं आई कैन विजुअलाइज वो किधर गई। वो भी पिछलों ने होर्डिंग की। अगर पिछलों ने होर्डिंग की है तो आप जैसे घर गिरा रहे हैं, आप वो गंदम भी निकालें, वो आटा भी निकालें, किसके पास है। अगर नहीं है किसी को पता तो लाहौर में जाए, सड़कों पे लोगों को पता है किस किस ने स्टोर किया हुआ है। तो महंगाई के हवाले से जो बार बार लोग कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूं, यानी मैं भी सेम क्वेश्चन कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जिंदगी अजीरन हो चुकी है। अगर पीपल्स पार्टी ने 25% कहते हैं कि 7% है, सुने 25%, लेट मी कंप्लीट, 25% अगर पीपल्स पार्टी के दौर में डिवैल्यूएशन हुई थी और आज 24% हुई है, तो उस वक्त जिंदगी चलती नजर आ रही थी। आज मुश्किल हो चुकी है जिंदगी, आज बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। आप जाएं, मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं, इस्लामाबाद में चले जाएं, लोगों से पूछें क्या हाल हो रहे हैं उनका। गोश्त 1200 रुपए किलो मिलता ही नहीं है, बड़ा गोश्त 600 रुपए मिलता ही नहीं है। ये पब्लिक इश्यूज का राजा साहब जवाब दे रहे, फिर मैं शाबी साहब के पास जाऊंगा इसका, अगर आप कोई जवाब देना चाहें। वो कह रहे हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया। मेरा ख्याल जो दायरा शुमारियात के जो स्टेटिस्टिक्स आते हैं उसके हिसाब से इन्फ्लेशन इस वक्त 7% के ऊपर है, जो कि मेरा ख्याल है कि पिछले कई सालों से बल्कि दहाइयों से सबसे कम सतह के ऊपर आई है। बीच में आया था, चीनी का मसला क्रिएट हुआ था जहाँ ये सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद ये सारा जो उसकी फाइंडिंग्स थी JIT की, वो गई हुई हैं 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास, और उन्होंने इस वक्त वो उसके ऊपर फर्दर जो इंक्वायरी वगैरह करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश करेंगे, और उसके बाद उनके ऊपर जो भी उन्होंने फैसले करने हैं वो होंगे। ये नहीं कि हमने इसको कोई कंसाइन कर दिया, कहीं किसी डब्बे में बंद करके रख दिया और ये फॉरगॉटन अबाउट इट, नो नॉट एट ऑल, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक ये जो और कह रहे हैं, मेरे भी लोगों के साथ राब्ते हैं, मेरे भी उनके साथ इंटरेक्शन है, बिल्कुल उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया है, लेकिन इस वक्त जो पिछले 3 से 6 महीने में हालात बेहतर हुए हैं, और ये प्राइमरीली प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से है। इन्फ्लेशन 7% के ऊपर आई है, कैसे आई है? उसमें कोई जादू की छड़ी तो नहीं, वहाँ वो नहीं थी। लेकिन जो ये जब बात करते हैं 10 साल पहले की, तो 10 साल पहले के साथ अब कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते हैं कि 10 साल पहले के मुकाबले में आज इन एनी केस महंगाई ने ऊपर जाना ही जाना है, कॉस्ट ज़्यादा बढ़नी ही बढ़नी है, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट के जब आपके जो डॉलर है उसकी कीमत बढ़े और रुपी जो है वो अंडर प्रेशर आए। जो पिछली हुकूमतों की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से उन्होंने कि $8 की एक आर्टिफिशियल वैल्यू जो है उसको मेंटेन किया हुआ था, आपने बहुत सारे डॉलर्स कमिट करके मार्केट में, तो इसको उससे ये हो रहा था कि इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही थी और एक्सपोर्ट्स जो थी वो कम होती जा रही थी। उनका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका मवाजना किया है। एक्सपोर्ट जो एक ट्रेड डेफिसिट था वो इतना बढ़ चुका हुआ था, अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर जा। जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो उसका मतलब है कि जी आपकी इकोनॉमी जो है वो इंप्रूव नहीं कर सकती, फिर आपकी इन्फ्लेशन 7% के ऊपर नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने डॉलर की जो प्राइस थी उसको रैशनलाइज किया है, रुपये की पॉलिसी प्राइस को रैशनलाइज किया है, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, ऑल टाइम हाई इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से हमने ना सिर्फ ट्रेड डेफिसिट जो है उसको हमने उसके ऊपर हमने उसका कामयाबी से मुकाबला किया, बल्कि हमारा जो कैश फ्लो डेफिसिट है जो है उसको भी हमने कवर अप कर लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये नज़र आती हैं। इस वक्त देखिए आपकी जो GDP ग्रोथ रेट है, जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक की फिगर्स आई हैं, उसमें पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस खत्ते में जो कि पॉजिटिव है 1.5 के ऊपर। इंडिया नेगेटिव में है, बांग्लादेश नेगेटिव में, श्रीलंका नेगेटिव में। ये लेटेस्ट फिगर्स आई हैं तकरीबन 2 हफ्ते पहले, आप उनको स्टडी करें, वो आपको बताएंगे। सो डेफिनेटली देखिए हम जो मुश्किलात हैं आवाम की, उससे आंखें बंद नहीं कर सकते, वो हैं, मौजूद हैं बिल्कुल, और हुकूमत नहीं उनको हल करना है, और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो पॉजिटिव्स आ रहे हैं वो
मेरा ख्याल हम सबके लिए मुनासिब यही है कि जी उनको हम एक्नॉलेज करें Fair और enough. उनके लिए हम उनको अप्रिशिएट शामी करें साहब, कि मैं यहाँ आपसे काम जरा ये हो जानना चाहूंगा, जाहिर बात है आज 1 फरवरी है, अब वो जो पीडीएम की डेडलाइन थी वो भी जो है वो तो खत्म हो गई। जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर साहब आज मौजूद थे और सवालों का जवाब दे रहे थे, उन्होंने 31 जनवरी की रखी थी। तो आप समझते हैं कि इस वक्त, और प्राइम मिनिस्टर साहब की आज चौधरी परवेज इलाही साहब और पीएमएलक्यू से भी मुलाकात हुई है, सेनेट इलेक्शंस के हवाले से भी काफ़ी अब इत्तेफाक राय पाया जाता है, तो आप हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि जो पॉलिटिकल चैलेंज था वो तो मेरे ख्याल में उसका प्रेशर तो काफी हद तक रिलीफ हो गया है पीडीएम की सूरत में। अभी जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं 400 अरब रुपए का पीआईए का खसारा है, 300 अरब रुपए का पाकिस्तान स्टील का खसारा है, फिर दीगर जो ये इश्यूज हैं इनको इनकी तरफ जो है वो तवज्जो दरकार है, महंगाई को काबू करना है। तो अब आप समझते हैं कि ये जो आखिरी के 2.5 साल हैं उनके ज्यादातर जो इस तरफ अब उनकी होगी और यही ज्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पीडीएम का चैलेंज तो काफी हद तक अब न्यूट्रलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। मुजीबर अहमद शामी साहब, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि पीडीएम जो है उसने जिन अहदाफ का ऐलान किया था वो उस मुकर्रर वक्त में पूरे नहीं हुए जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीडीएम की ताकत मौजूद नहीं है। पीडीएम का भी एक बड़ा वोट बैंक है और उसकी सारी जब जो जमातें उसमें इकट्ठी हैं उनको भी एक अवाम के बहुत बड़े हिस्से की हमायत हासिल है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पीडीएम जो है उसकी जमातें अपना वजूद खो बैठी है, ठीक। लेकिन जो उनकी हिकमत अमली थी वो मेरा ख्याल उन्होंने बहुत से जमीनी हक़ाइक़ जो हैं उनको नजरअंदाज किया और उनका एक सेटबैक हुआ है। अब आने वाले दिनों में वो किस तरह से अपने मामलात को तरतीब देते हैं ये हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, देखिए हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है या उसका जो वजूद है उसको तो यानी उसको जो चैलेंज किया गया उसको तो बहसियत मजमूई हमने तस्लीम नहीं किया। यानी हर शख्स जो है जो किसी सियासी तासुब में मुब्तला नहीं है वो ये बात मानता है कि हुकूमत वोट के जरिए बननी चाहिए और वोट के जरिए जानी चाहिए, और जो हुकूमत वोट ही के जरिए आई है इसलिए उसको दस्तूर में दिए गए तरीकेकार के मुताबिक ही खत्म होना चाहिए। तो ये तो हमारा मामला ऐसा है कि अगर आप एक गैर दस्तूरी तौर पर कोई हुकूमत को खत्म करने की कोशिश करें तो मैं कहूँ उसकी हमायत तो बहुत मुश्किल है। और आपने देखा कि वो उसने कोई ये बात ऐसी थी कि जिसमें कोई बड़े पैमाने पर जिसकी तायीद भी नहीं हुई, और हुकूमत को इस लिहाज से जो अपने वजूद का जो कोई खतरा लाहक नजर नहीं आता कम अज कम अपोजिशन की किसी तहरीक के नतीजे में। लेकिन ये है कि अपोजिशन की तहरीक के नतीजे में हुकूमत जो है उसके लिए उसके काम करने की रफ्तार कम हो सकती है, उसके रास्ते में रुकावटें जो है बढ़ सकती हैं। और ये जो हुकूमत है ये बुनियादी तौर पर अगर आप इसको देखें तो ये अपोजिशन के उस मोड से बाहर नहीं निकली, ये अभी तक इंतखाबी मुहिम के लहजे में बात करती है। और ये हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी होगी वो अपनी परफॉर्मेंस की तरफ देखे, अपनी गवर्नेंस की तरफ देखे, सिर्फ अपोजिशन बन के ना रह जाए। हुकूमत का चैलेंज दरपेश होगा कि वो हुकूमत बनकर दिखाए, और हुकूमत बनकर दिखाए गवर्नेंस जो है उसके चैलेंज कबूल करेंगे। दुरुस्त है कि पाकिस्तान के बहुत से मसाइल, आप देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा मसला रहा है, और कितनी शर्म की बात है कि हम इतना बड़ा मुल्क है और हमारी जो आप भी एक्सपोर्ट जो है वो 22 अरब डॉलर, 23 अरब डॉलर, 24 अरब डॉलर, यानी ये कोई नाकाबिले यकीन बात है और इतनी खराब परफॉर्मेंस है जिसकी हद नहीं। लेकिन अगर इसके लिए फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो क्या एक दिन में हो सकती है? जाहिर है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है, और ये भी जरूरत है पाकिस्तान में कि जो पॉलिसीज हैं उनको बदला ना जाए बार बार। वो फिर दुनिया में अगर आप देखें तो हर चीज जो है नई हुकूमत को आके नए सिरे से शुरू नहीं करती। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें रियासती सतह पर गौर करना चाहिए जिन पर, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हुकूमती सतह पर गौर करना चाहिए। और जो मसाइल मौजूद हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अगर वो बेहतर होते चले जाएंगे, लोगों में एतमाद पैदा होगा कि मसाइल हमारे हल हो रहे हैं और हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो रही है, तो यकीनन हुकूमत को फायदा पहुंचेगा, उसको मजीद वक्त भी मिल जाएगा काम करने का।
लेकिन अगर वो ये तासुर ना दे पाई तो फिर वो रहेगा कि उसकी मोहरत कम हो जाएगी। तो जो काम हुकूमत को है, हुकूमत का काम है कि वो अपनी मईशत की तरफ तवज्जो दे, गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दे, अपनी कारकर्दगी की तरफ तवज्जो दे और अपोजिशन से उलझने को कोई कमाल न समझे जिसको अब तक वो समझ रही है। लेकिन शमी साहब, उसमें एक नुक्ता यह है कि हमारे यहाँ चूंकि नैरेटिव जो है वो एक तो उसके बनाने में मीडिया का बड़ा रोल होता है, और जैसे आपने कहा कि परसेप्शन पे बहुत ज्यादा चीजें चलती हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि परसेप्शन इज समटाइम्स मोर इफेक्टिव देन रियलिटी। आप क्या कहेंगे कि आपने चूंकि पीडीएम की बात की, मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने बहुत सी तारीख देखी भी है माजी की भी, पीटीआई ज़ाहिर बात है दोनों ने मीडिया को एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया। क्या पीटीआई ने इफेक्टिवली जो उनका बयानिया था या जो उनके अंदर के तजादात थे उनको हाईलाइट किया, या आप ये समझते हैं कि पीडीएम खुद उन्होंने बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखे जिनको वो अचीव ना कर पाए, जिससे अब ये तासुर एक बन रहा है कि कम से कम तासुर ये बन रहा है कि पीडीएम जो है वो अंदरूनी टूट फूट का शिकार है। दूसरी तरफ ये जो कहा जाता है हुकूमती हलकों से कि जी जो हम जो काम कर रहे हैं, हम तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो पाता, और जो बहुत से मसाइल हैं, जो बहुत से मसाइल आज के खड़े नहीं हुए, जाहिर बात है उनमें कमी लाना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके हल की सारी जिम्मेदारी बगैर सियाको सबाक के मौजूदा हुकूमत पर डाल दी जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये भी बड़ा हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है, हाउ टू मैनेज थिंग्स। देखिए, जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है उसमें टूट फूट तो मुझे नजर नहीं आती। इख्तलाफ राय हो सकता है, और जो एक एम्बिशियस प्लान उन्होंने बनाया था, उन्होंने मौसम की शिद्दत को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने कोरोना को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि जो अदारे हैं रियासती उनको इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए, और उन्होंने अपने जिस तरह हुकूमत ने अपनी तमाम मुखालिफ जमातों को इकट्ठा कर दिया पीडीएम के अंदर, उसी तरह पीडीएम ने तमाम रियासती अदारों को इकट्ठा कर दिया हुकूमत के साथ। तो ये भी एक हिकमत अमली जो है उसका एक फुकदान था, और जिसके नतीजे आपने देखे। और अब लेकिन असल बात यह है कि जो जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, मेरा ख्याल हुकूमत जो है, ये हुकूमत ऐसी नहीं है जो मीडिया को दुरुस्त तरीके से उससे इस्तेमाल न कर सकती हो या उसको इस्तेमाल न कर सकती हो। सोशल मीडिया जो है वो हुकूमत के पास एक बड़ा हथियार है। खुद मीडिया के अंदर भी उसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, उसकी कंपेनिंग की सलाहियत जो है वो बहुत ज्यादा है। और खुद वजीर आजम बनाते खुद, देखिए वजीर आजम जो है पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के वजीर आजम बहुत कम गुजरे हैं जो बनाते खुद एक बहुत बड़े कंपेनर हो और हर वक्त अवाम के सामने नजर आए और अवाम को कुछ ना कुछ वो अपनी बात बता रहे हो और उन तक पहुंचा रहे हो। तो ये जो उनका अपना कमाल है वो भी एक मुसलसल राब्ते में रहते हैं। तो इसकी वजह से मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत को मीडिया के अंदर कोई मुश्किलात का सामना है। तो मीडिया में तो हुकूमत की प्रेजेंस बड़ी दुरुस्त रही है और कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे आप कहें कि हुकूमत ने किया और लोगों तक वो पहुंच नहीं सकी। आप बाजार में चले जाएं, आप दुकानों पे चले जाएं, आप ऐवानों में आप बाहर निकल के देख लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर क्या है, महंगाई का मामला क्या है, और रिश्वत का करप्शन का मामला क्या है, दफातर में क्या हो रहा है। ये सारी चीजें आप खुद देख सकते हैं और उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हवालों से हालात वैसे नहीं हैं जैसे कि बेहतर बनाने का दावा किया गया था या वादा किया गया था। इन मामलात में बहुत कुछ करने की जरूरत है। रऊफ साहब, ये इस मामला से बहुत से करने की जरूरत है, और ये शामी साहब ने कहा और आपके क्रिटिक्स भी कहते हैं कि वो अपोजिशन मोड से आपने बाहर निकलना है और हुकूमत की जो ज़्यादा तरजीहात होती हैं वो अपोजिशन से उलझने के बजाय हुकूमती कामों पे या हुकूमती जो वादे हैं उनको इफा करने पे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। शामी साहब की सब कहना सर आंखों के ऊपर, लेकिन कुछ हकायक हैं जो मेरा ख्याल है कि हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, अपोजिशन के मोल्ड में रहना कहना बहुत आसान है, लेकिन जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है और उसमें बड़े मेजर, लेट मी जस्ट काउंट सम। मुझे ये बताइए कि ये जो हेल्थ कार्ड दिया गया है, क्या किसी हुकूमत ने कभी इसका सोचा था? इस वक्त आज खैबर पख्तूनख्वा के हर शख्स के पास डिज़र्विंग जो है उसके पास हेल्थ कार्ड है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो अप टू 10 लाख रुपीज़ 1 मिलियन रुपीज़ साल में वो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद है।
पंजाब में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है और इस साल के आखिर से पहले तमाम पंजाब में हेल्थ कार्ड्स हर डिजर्विंग शख्स के पास मौजूद होगा। आज़ाद कश्मीर में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई और इस साल के आधे तक, जुलाई अगस्त तक, आज़ाद कश्मीर के हर डिजर्विंग इंसान के पास हेल्थ कार्ड मौजूद होगा। मुझे ये बताइए कि क्या कभी ये पॉजिटिव नहीं है? ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, किसी ने सोचा भी नहीं। और आप इसको सही तौर पे हाईलाइट भी कर पा रहे हैं? ये हो रहा है जी, लोगों को पता है। मैं उसको आपको इतनी, आपके पास वक्त नहीं है, मैं आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी से जो मिसालें मैं बता सकता हूँ कि किस किस तरीके से लोग जो हैं वो मशकूर हैं, वो मतलब रो के ये शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत का। दूसरी पनाहगाहें, क्या किसी शख्स के दिल में कभी इतना कंपैशन आया था कि जी हमारे मुल्क में जो रात को रोटी खाए बगैर सो जाते हैं? मैं अभी नहीं कहता कि अभी ये सारे मुल्क में फैल चुका हुआ है, लेकिन ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया है, आप जाइए मेरे साथ, चलिए आप आके देखिए कि किस किस्म की वहाँ क्वालिटी जो है आपको खाना और आपको जो रहायश की सहूलत है वो दी जा रही है। और ये एक पैशन बन गया सारे मुल्क में, बहुत सारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। और आज ये 6 महीने, साल, 2 साल में आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में ये नेटवर्क जो है पनाहगाहों का फैल चुका होगा। मैं ये नहीं कहता कि जी गरीब लोग जो है वो जाके पनाहगाहों में सोएं, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो इज्जत नफ्स के साथ ज़िंदा रह सकें, जो कि हुकूमत का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये जो मुश्किल हालात हैं, मुश्किल वक्त में से जब कोई हुकूमत या आवाम गुजर रहे होते हैं, तो ये वो चीज़ें जो मैटर करती हैं। एहसास प्रोग्राम जो है, कोविड का लोग भूल जाते हैं मेंशन करना कि इस मुल्क को 1 साल, सवा साल हो गया इस हुकूमत को कोविड की क्राइसिस जो हुआ है। कोविड के दौरान मतलब दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो इस हुकूमत ने लॉन्च किया और इतना ट्रांसपेरेंटली लॉन्च किया है कि आप देखिए, किसी से बात कीजिए, शामी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछिए, कोई राजा साहब बैठे हुए हैं, किसी मुझे बता दे कोई बंदे ने खड़े होकर कहा हो कि जी हाँ उसमें कोई बेनज़ीर का नाम नहीं है, उसमें कोई इमरान खान का नाम नहीं है, कुछ नहीं है। एहसास प्रोग्राम है, रियासत का प्रोग्राम है, इस मुल्क के हर अमीर और हर गरीब आदमी के लिए, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन। आप सिंध में सबसे ज़्यादा एहसास की डिस्ट्रीब्यूशन सिंध में हुई है, ये इट्स रिकॉर्ड। आप चलिए मेरे साथ, सानिया निश्चित साहबा के पास चलते हैं, वो आपको रिकॉर्ड निकाल के बता देगी। पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, पॉलिटिकल अलाइनमेंट के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है। इसके अलावा मैं बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हुकूमत के दफ्तरों में जो निश्चित सतह पे करप्शन है और करप्शन का नासूर जो है अनवार, वो एक इस मुल्क में सरायत कर चुका हुआ है। क्योंकि मैं इसको हमेशा कहता हूं कि इस मुल्क में 2 किस्म की करप्शन नहीं है और हकीकत भी यही है। करप्शन ऑफ ग्रीड, जिसमें कि हमारी अशराफिया जो है वो मुब्तला रही है, वो उनको एक्यूमुलेट करने का और ज़्यादा जिसको कहते हैं ना इनसेशिएबल लस्ट फॉर मोर, वो ये अनफॉर्चुनेटली अशराफिया। एंड देन द अदर करप्शन इज ये ग्रीड, करप्शन ऑफ नीड। गुर्बत रही है इस मुल्क में बहुत ज़्यादा, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती रही। सो वो तो ग्रीड की वजह से वो उन्होंने रियासत के इदारों को लूटा, रियासत के एसेट्स को लूटा, रियासत को नंगा कर दिया। ये बेचारे जो लोग हैं, जो एक सेब तोलते हुए अगर उसने एक सेब की बेईमानी कर ली कि जी चलो मेरे बच्चों के 2 वक्त की रोटी हो जाएगी, तो तमाम मुल्क जो है वो इसका शिकार रहा हुआ है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जब तक एक जो रियासत और आवाम के दरमियान जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक रियासत उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, जब तक आवाम को रोज़गार जो है, इतना रोज़गार ना प्रोवाइड कर सके जिससे कि उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है, उनका जो अपना गुजारा जो है वो आसानी से हो सके, अपनी वो फैमिली को पाल सकें, रोटी खिला सकें, स्कूल भेज सकें। अब फॉर्चुनेटली ये हेल्थ की फैसिलिटी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वैसे दे दी है। उस वक्त तक ये है कि ये एक रहेगी, इल्लत रहेगी, तो उसको सिर्फ पॉजिटिवली ही एड्रेस किया जा सकता है। आप किसी के अंदर झांक के तो देख नहीं सकते। बहुत सारी मिसालें जो डेटरेंट इफेक्ट भी होता है ना, बेयर में आउट की अगर सजा इतनी करार वाकई मिल जाए टॉप पे, तो शायद नीचे तक उनकी जरूरत ही नहीं होगी सजाओं से करने की। सजाओं से एक एलिमेंट तो होता है ना, सजाओं से अगर इस किस्म की चीजें खत्म हो सकती, तो जिन मुल्कों में बहुत शदीद सजाएं हैं वहां कोई गुनाह ना होता, कोई इस किस्म का काम हो सकता है ना। नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन करप्शन है, मैं ये बिल्कुल कहता हूँ, बिल्कुल मैं कहता हूँ। मैं सबसे बड़ा वो शख्स जो कि मानता है कि ये एक ऐसा नासूर है जो मौजूद है इस सियासत में, और इसमें हुकूमत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस नासूर को खत्म करने के लिए। कोविड-19, एहसास प्रोग्राम, पनाहगाहें, रऊफ साहब कह रहे हैं ऐसी सबसे ज्यादा हेल्थ कार्ड, ये इनिशिएटिव्स हैं हुकूमत। देखिए बात ये है कि पनाहगाहें फॉर एग्जांपल जी, इस मुल्क में लंगर, पहले भी लंगर खाने चलते रहे, बड़े बड़े लंगर खाने चल रहे, सरकारी तौर पे, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, सरकारी बात, फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। मसलन रियाद मलिक का पूरे मुल्क में मशहूर है, सेनेटर वकार खान का वो बताते भी नहीं है, उनके लंगर चल रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में चल रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इधर तो ये था ना कि वो
फिर बात अपोजिशन की हो जाएगी। मैं तो अपोजिशन का लेकिन एक नुमाइंदा अच्छा तो काम हूं है, नहीं। उसको आप appreciate नहीं, कर अच्छा सकते हैं। काम है, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अच्छा काम नहीं है। मसलन एहसास वाला, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अच्छा काम नहीं है। लोगों को पैसे मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और किसी ने अभी मीडिया की शिकायत कर रहे थे रऊफ हसन साहब, मीडिया ने तो एहसास प्रोग्राम को प्रोजेक्ट किया है कि हाँ पैसे मिल रहे हैं लोगों को। स्पेशली जो इनिशियल मंथ था ना कोविड का, जी। जिसमें फर्स्ट फेज। मुझे भी बड़ा खौफ था उन दिनों में, हर एक खौफ ज़्यादा था कि पता नहीं हम बचते भी हैं नहीं। अभी भी खौफ तो है, सही चले कह रहे हैं। फिर तो पाकिस्तान में जो है शुक्र ना है आज वो- वैक्सीन भी आ गई है। नहीं, पाकिस्तान निकल आया था खौफ से ना। पाकिस्तान मतलब माशाल्लाह जंप मार के निकल आया था, ठीक है। लेकिन जो ब्रॉडर बातें हैं ना, जो जिम्मेदारी है रियासत की, जो ब्रॉडर जिम्मेदारी है, आज वज़ीर आज़म साहब, शामी साहब भी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं भी कह रहा था कि एक्साइटेड हैं लोग कि वज़ीर आज़म से बात हो गई। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी जो है वो ऐवान के अंदर खड़े होकर जवाब देने की है। वज़ीर आज़म साहब ने माना भी था कि मैं असेंबली में हर दूसरे हफ्ते Question जवाब दिया करूँ। लेकिन वो माहौल आज आपने देखा था नहीं, असेंबली लेकिन का सर? जिम्मेदारी जो, अब माहौल खराब है तो आप जाना ही छोड़ दें, आप तो कायदे ऐवान है ना। वजीर आजम क्या है? लीडर ऑफ द हाउस है। जी, जी। हाउस में नहीं जा रहे इधर। आप ठीक है लोगों से इंटरेक्ट करें, मैं फिर अगेन इंप्रेशन ये ना आए कि मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ लोग एक्साइट होते हैं, एक मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं ना लोगों के साथ खड़े, लोग अच्छा गुड फील फैक्टर जिसको कहते हैं वो आ जाया करता है। दूसरी जो मफरूदों वाली बात कर रहे हैं ना, गिव मी 1-2 मिनट मफरूदों पे। इस मुल्क में बेड़ा गर्क किया हुआ है मफरूजा ने। फारूक आदम प्रोसिक्यूटर जाके लंदन में एफिडेविट देता है जा करके, नहीं जी वो $1 बिलियन तो क्या सराहियाँ थी और ये जो ऐसे ही मफरूजा था एक। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने, आज भी उन्होंने कहा कि 10-12 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। अगर वो 3 साल से नहीं हो रही तो 10-12 अरब, $10 अरब, फिर $10 अरब और अभी 8 महीने का फिर $8 अरब, तो $28 अरब तो बच जाना चाहिए थे जो पहले हर महीने जाते थे। एक हमारे नैब के चेयरमैन ने भी कहा था कि 12 अरब रुपए की रोज़ाना की करप्शन होती है, अब तो नहीं हो रही। अब वो किधर बचत हो रही है हमारी? ये खामखा की रिटर्न में इधर खड़े होकर तकरीरें करते हैं फारूक आदम साहब के, जी वो $1 बिलियन चले गए, उधर रिटर्न में दे के आ रहे हैं कि नहीं वो तो मफरूजा था जी, वो क्या सर। अच्छा, तहकीकात से पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, ब्रॉडशीट। अच्छा, दूसरा जो बात शामी साहब ने की कि जो सियासी क्लीवेज है ना वो इतना बढ़ रहा है। हम एक ही मुल्क है ना, हम एक ही सोसाइटी है, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं कुछ आकर तनाव कम हो सकता है। मसलन आज भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अजमत सईद शेख साहब बड़े अच्छे जज हैं, बड़े अच्छे जज होंगे, मैं किसी की ज़ात पे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपने एक कमीशन बनाना है पूरे मुल्क के लिए, और अगर आधा मुल्क उसकी मुखालफत कर रहे हैं आपके एक स्टेप की, इस मुल्क में और जज नहीं है। जस्टिस आधा मुल्क से कैसे पराठा साहब आप क्वांटिफाई कैसे करते हैं आधा मुल्क मुखालिफत? अपोजिशन मुखालिफ है ना, वो कह रहे हैं कि इनको मत लगाएं, मैं इसलिए आदम। आप ये ना कहें कि उनके साथ लोग नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। बेशक मैं पीटीवी कोई ऐसा शख्स है जो कोई जिस पे इत्तेफाक हो सबका? मैं कह रहा हूँ तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब हैं, अच्छा नासिरुल मुल्क साहब हैं, मलिक कयूम को बुला लीजिए, जवाब बड़ा नहीं, इत्तेफाक हो फिर जाएगा। मैंने नाम नहीं लिया मलिक कयूम, मैंने मलिक कयूम का नाम लिया, मैंने इफ्तिखार चौधरी शामी साहब से पूछते थे, मैंने साकिब निसार साहब का नाम नहीं लिया। देखे ना, वो उधर इनको एतराज होगा, उनको उधर एतराज है। कोई ऐसा जज, साहब टू बी ऑनेस्ट, किसी का भी नाम आएगा ना तो इख्तलाफ तो उठ ही नहीं, ऐसे नहीं उठ सकता। अगर आप शामी साहब क्यों सर आप बताएं, शामी साहब क्या होना चाहिए? तहकीकात गैर जानिबदार अंदाज में हो, मेरे ख्याल में मकसद सबका यही है कि पैसे बाजियाब हो और गैर जानिबदार दाराना तरीके से तहकीकात हो। पैसे तो बाजियाब होते होंगे। असल बात यह है कि देखिए जस्टिस अजमत सईद साहब जो है ना जी, उन पर एतराज ये हो रहा है कि वो नैब के प्रोसिक्यूशन का शोबा जो है उसके साथ वाबस्ता रहे हैं। वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं नैब के, इसलिए उनको नैब से मुतल्लिका मामला की तहकीक नहीं करनी चाहिए। ये एतराज उन पर ये हो रहा है। इस पर कोई जिद जो है, वैसे भी आप देखें अगर अदालत के अंदर भी किसी जज पर कोई शख्स एतराज कर दे और उसका कोई किसी न किसी हवाले से उससे राब्ता रहा हो, एक मुकदमा पेश होता है और वकील साहब कहते हैं जी आप तो इस कंपनी के वकील रहे हैं, जिस कंपनी का ये मुकदमा है, तो वो दस्तबरदार हो जाता है, उसका कोई अजीज हो दस्तबरदार हो जाता है। तो ये मुझे समझ नहीं आती। अजमत सईद शेख साहब एक
एक बाइज्जत शख्स थे और यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, वह बड़ी उनकी अच्छी शोहरत थी, तो वो विजिट क्यों है यानी इसकी सरबराही पर? उनको तो खुद ही दस्तबरदार हो जाना चाहिए था। लेकिन इससे कतई नजर आप एक बात ये देखें कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो हुकूमत और अपोजिशन है उनके दरमियान ताल्लुकात कार एक बदतरीन सतह पर है, और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। और दूसरी बात ये भी बात क्या रऊफ साहब ने कही है हेल्थ कार्ड की और दूसरी अच्छी बातें हैं, अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन मैं उनको ये अर्ज करूंगा कि हेल्थ पाकिस्तान की तारीख में मुफ्त तिब्बी इमदाद फराम की जाती रही है और अब भी की जा रही है। तमाम सरकारी अस्पताल जो हैं वो लोगों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराम करते हैं, तहसील लेवल से लेकर सूबे के लेवल तक और मरकज के लेवल तक। तो इसलिए ये जो हेल्थ कार्ड है, अब हेल्थ कार्ड तो लोगों को मिल जाएंगे। एक फैमिली को 7 लाख रुपए का कार्ड मिलेगा। 10 लाख शामी साहब, 10 लाख रुपया, 10 लाख, 10 लाख। पंजाब में तो मुझे 7,20,000 का है। मैं केपी में जहाँ कंप्लीट हुआ है शामी साहब, वहाँ 10 लाख रुपया है। केपी की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। ठीक, 7,20,000 पर फैमिली। ठीक, तो पर फैमिली और आप हर चीज का चार्ज करना शुरू कर देंगे तो अमलन आप देखेंगे वो सूरत हाल उतनी खुशगवार नहीं होगी जितनी आप आज दिखा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लंगर खाने, भाई दाता गंज बस का मजार, मियाँ मीर का मजार, ये सारे लंगर खाने जो खोले हुए हैं यहाँ लोगों ने, तो ये कोई आपने भी कोई 2-4 लंगर खाने खोल दिए हैं। खुदा के लिए इकोनॉमी दुरुस्त करें, ग्रोथ रेट को बेहतर करें। हो रहा है, अभी मैंने दिए फिगर्स दिए हैं। लोगों के कारोबार बेहतर हो। लंगर खाने तो लोग खुद भी खोल रहे हैं, मदारों पे खोले हुए हैं, उससे आपका मसला हल नहीं होगा। ठीक, शामी साहब आप फैसलाबाद जाइए, वहां जाके देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पहुंची हुई है इस वक्त, जो ऑर्डर्स जहां मिल रहे थे। आप सियालकोट जाइए सर, सियालकोट देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री, एक मिनट सर, सीमेंट इंडस्ट्री देखिए सर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखिए सर, सरिये का कारोबार देखिए सर, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है इस वक्त सर। ये जनाब ये सारे एदाद शुमार जो है वो आपके सामने आ जाएंगे, ग्रोथ रेट आपका पता चल जाएगा, ग्रोथ रेट बेहतर होगा, उसके असरात सारी जगह होंगे। बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं। तो मैंने जो आप देखा है सियालकोट में, तो आपने एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी पे जाकर एक दफ्तर को मिसमार कर दिया है, और वहां नक्शा जो है बिल्कुल और है और आपका काम और है। तो ये भी तो गौर करना चाहिए ना, कोई सियासी इंतकाम जो है। ये इस पे जवाब दीजिएगा, फिर हमने इस हाफ को मुकम्मल करना है। शामी साहब इसका जवाब ले लेते हैं। ये सियासी इंतकाम का नाम दिया जाता है जिस तरह की कार्रवाइयों को। बसत एहतराम मैं इससे एग्री नहीं करता जी। ये सियासी इंतकाम बिल्कुल नहीं है। ये इस मुल्क के एसेट्स के ऊपर कब्जा किया गया हुआ है, इलीगल कब्जा है, इलिसिट कब्जा है, जिसको हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको छुड़ाए, और ये हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। ये बिल्कुल किसी के प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में आपकी जिम्मेदारी कहाँ जी, बिल्कुल उसकी जमीन थी जी, कुछ जमीन है जिसके ऊपर कब्जा किया, वही है ये है जी, देख लीजिए जी। इसके हमारी इंफॉर्मेशन है सर जिसकी बेसिस के ऊपर ये एक्शन लिया गया, ये एक्शन लिया गया। गलत इंफॉर्मेशन है। नहीं जी, नहीं, आई बेग टू डिसएग्री सर। मैं बता रहा हूं आपको, आई बेग टू डिसएग्री से कह रहा हूं। आई बेग टू डिसएग्री सर, आई बेग टू डिसएग्री। ठीक है, वो आपका सर प्रेरोगेटिव है सर, लेकिन हम हकायक की बुनियाद के ऊपर एक्शन कर रहे हैं और ये एक्शन जारी रहेगा सर, ये रुकेगा नहीं सर, ये रुकेगा नहीं सर। ठीक, बिल्कुल ना रोके, लेकिन आप उसके नतीजे में जो मुल्क के अंदर जो फजा है उसमें जो ताफुन पैदा होगा उसकी फिक्र करें। चोरी और डाके को खत्म करना जो है, अगर उससे ताफुन पैदा होता है सर, तो वो तो फिर कोई मुजाहिका नहीं है सर। अगर चोरी और डाका लोगों की जो अगर हम उसको पकड़ रहे हैं और लोगों को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है और उसकी बेसिस के ऊपर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं, तो हुकूमत चोरी डाका पकड़ना तो नहीं छोड़ सकती सर, वो तो पकड़ेगी सर, वो तो जारी रखेगी सर, वो तो जारी रखेगी सर, वो रुक नहीं सकते सर। ये जिस तरीके से मुल्क को लूटा गया है सर, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती सर, इसकी इजाजत नहीं दी सकती। शामी साहब बसद एहतराम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। वक्त मेरा खत्म हुआ जा रहा है क्योंकि 11 बजे की हमने बुलेटिन की तरफ पढ़ना है। आपका बहुत शुक्रिया मुजीब रहमान शामी साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की और अपना नुक्ता नज़र पेश किया। शौकत पराजा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। रऊफ हसन साहब, इट्स वाज प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक के बाद आएंगे तो अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए।